हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? होप अच्छे ही हो गए। रोज़ का एक ही क्वेश्चन है मेरा कि बेटा कैसे हो, क्योंकि कुछ लोग ना तबीयत ख़राब का बहाना लेकर बैठे हुए हैं। सेंटर पे बच्चे बहुत कम जाने लगे हैं। बेटा अभी तो ठंड भी नहीं आई है, क्यों छुट्टी करने लगे पीछे। और सिलेबस चल रहा है अब आपका ट्रैक पर। सारी इंपॉर्टेंट वो चल रही है सेंटर पर भी। वहाँ पे वेव्स ऑक्सीलेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इस महीने वेव ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो जाएगा क्लास 11th का। अ, और फिर केमिस्ट्री में भी वो चल रही है ऑर्गेनिक। तो बेटा अच्छा से इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है आपका। उसके तो क्लास आपको रिकॉर्ड भी नहीं मिलेगी, और क्लास भी आपको वन टाइम है वो। तो बाद में ये मत कहना कि सर एक्स्ट्रा क्लास करा दो, ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। आप खुद रेस्पॉन्सिबल हो बेटा। जो बच्चे नहीं जा रहे हैं ना, पिछले 4-5 दिन से देख रहे हैं हम, ये नोटिस करा जा रहा है। अभी तो बेटी ठंड भी आई नहीं है। जनवरी में क्या करोगे? अभी से तैयारी कर लो। बस ये 1-1.5 महीना और बचा है, उसके बाद तो आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। फिर एग्ज़ाम का टाइम जैसी करीब आने लगेगा तो फिर पढ़ाई नहीं होती, फिर टेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है। आज की क्लास बेटा लेट हो जाएगी। लेट क्या हो जाएगी, वही रात तक पहुंचेगी अब आप लोगों के पास में, क्योंकि अभी कॉलेज से वापस आया हूँ। 5 बज रहे हैं, तो 6 बजे तक अपलोड पे लगेगी। तो बट कोई नहीं, कोशिश करेंगे। हमने स्टार्ट करा था बेटा सेल साइकिल सेल डिवीज़न, ठीक है। इसकी एनसीईआरटी जिन बच्चों ने पढ़ी थी उन बच्चों के डाउट्स आए थे, तो मैंने उनके डाउट सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। और जिनके नहीं आए हैं तो उसका मीनिंग ये है कि या तो उन्होंने पढ़ी नहीं है, या वो इतने अल्ट्रा लेजेंड है कि उन्होंने पढ़ ली और उनको समझ में आ गया सारा। अब मैं ये एज्यूम करके आगे बढ़ रहा हूँ कि आपको समझ में सब कुछ आ चुका है, आप क्लियर समझ चुके हो, ठीक है। तो चैप्टर है हमारा सेल साइकिल सेल डिवीज़न, ठीक है। सेल साइकिल सेल डिवीज़न का इंट्रोडक्शन हो रहा है हमारा। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था आपको सेल साइकिल में हमने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसमें टोटली हमें जो हम सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ कर आ रहे हैं ना, उससे थोड़ा आगे एडवांस लेकर जा रहे हैं कि कैसे डिवीज़न हो रहा है। डिवीज़न में कौन कौन सी फेजेस आती हैं, ठीक है। क्या उसके टाइप्स हैं, ये हमें पढ़ना है। क्या उसकी सिग्निफिकेंसेस हैं, ये सब पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, ठीक है। तो मैंने इसकी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है आपकी, उसका इंट्रोडक्शन इस पार्ट हो चुका था हमारा कवर, ठीक है। तो एज ऑल ऑफ यू नो कि एक सिंगल सेल से एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। उसे सेल साइकिल सेल डिवीजन कहते हैं, हमने पढ़ा। हमेशा सेल्स, कोई भी साइंटिस्ट है बायो में, वो क्या पढ़ता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ता है। सेल ऐसी सेल्स में भी पढ़ा जाता है। सेल्स में क्या, ग्रोथ इसका कैरेक्टरिस्टिक है, रिप्रोडक्शन इसका कैरेक्टरिस्टिक है, और देन मैचुरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन। मैचुरेशन और डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये होता है कि जब एक सेल्स का ये फॉर एग्जांपल ये फ़ोन है, इसकी एक टाइम वैलिडिटी है कि 10 साल के बाद में ये बेकार हो जाएगा, ये ओल्ड हो जाएगा, ये यूजेबल नहीं रहेगा इतना, और एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगी, या ये ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी सेल्स का भी होता है। तो मैच्योर और डिफ्रेंशिएशन मीनिंग से समझ जाओ, या तो सेल डाई हो रही है, मर रही है, या फिर वो एक पर्टिकुलर एरिया पर रुक जा रही है एक टाइम बाद, ठीक है। तो ये जो डाई होना मतलब मरना, जो सेल डेथ हो रही है, सेल की डेथ को, इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? एपोप्टोसिस। जनरेशन टाइम के बारे में मैंने बताया था आपको, हर सेल का अलग अलग डिवीजन टाइम है, ठीक है। ह्यूमन का 24 आवर्स है, ईस्ट का 90 मिनट्स है। ये हाईलाइट्स पॉइंट्स हैं, इस पर नीट में क्वेश्चन आए हुए पास्ट ईयर में, उठाकर देख लेना, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ना क्या क्या है, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, ये सारा कोऑर्डिनेशन वर्क है। कोऑर्डिनेशन मतलब कि वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। ह्यूमन सेल, ईस्ट, ड्यूरेशन ऑफ ओवरी, ठीक है। ह्यूमन सेल्स में 24 आवर्स लगते हैं, जिसमें इंटरफेज में कितना टाइम लग रहा है, 95%। और एम फेज में कितना टाइम लग रहा है, 5%। यानी कि एम फेज क्या है हमारा, माइटोटिक फेज है या फिर मियोसिस फेज है, ठीक है। ईस्ट में 90 मिनट लग रहा है। 90 मिनट में 85 मिनट इंटरफेज में तैयारी में लग रहा है, और 5 मिनट डिवीजन में लग रहा है। 5 मिनट किस में लग रहा है बेटा, डिवीजन में। और डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे, ड्यूरेशन ऑफ ओवरी, कि हर किसी का अलग अलग टाइम पीरियड है, ठीक है। तो इतना समझ गए होगे। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था बेटा, वेडिंग होती है आपके घर पे, शादी होती है, तो उसमें आपको
2-3 महीने पहले से तैयारी होना स्टार्ट हो जाती है। फिर ठीक है, शादी तो 2-3 घंटे में हो जाती है। तो इंटर फेज में मैक्सिमम टाइम लगता है, एम फेज में मिनिमम टाइम लगता है। अब आप थोड़ा बहुत आपको पता होगी टर्मिनोलॉजी क्या है, इंटर फेज में कौन कौन सी फेजेस आती हैं, एम फेज में क्या होता है, एम फेज में डिवीजन होता है, इंटर फेज में डिवीजन की प्रिपरेशन चल रही होती है। ठीक है, सेल साइकिल में आ जाओ। सेल साइकिल में इंटरफेज में क्या है, इंटरफेज को क्या बोलते हैं हम, प्रिपेरेटरी फेज बोलते हैं। एम फेज को क्या बोलते हैं हम, माइटोसिस फेज बोलते हैं या मियोटिक फेज बोलते हैं। ठीक है, सेल साइकिल कंट्रोल बाय, सेल साइकिल कंट्रोल कौन कर रहा है, एक हार्मोन होता है हमारा। ठीक है, जो क्या बताया था मैंने इसका नाम, साइक्लिन। और जब हम एंजाइम के परस्पेक्टिव से बात करते हैं, वो एंजाइम बनता है, तो एंजाइम में क्या बोलते हैं उसे, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और इन एक फिर ये पाई चार्ट बना हुआ है। पाई चार्ट में G1 फेज आपकी मेंशन है, एस फेज मेंशन है, G2 फेज मेंशन है। ये कल वाले ही रिवीजन करा रहा हूँ, कल वाले नोट्स का, नोट्स क्या पेज नंबर 2 पे हूँ मैं, उसके एंडिंग पार्ट पर। ठीक है, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। ठीक है, और देन उसके बाद में जो एम फेज है उसमें क्या क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस, टीलोकाइनेसिस। ओह, हम्म, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज। ठीक है, ये सारा पाई चार्ट में हमारा मेंशन है, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, सेल डिवीजन इज अ सीक्वेशनल डिवीजन। सीक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं बेटा, पहले सबसे पहले कौन सी फेज आएगी हमारी, G1 फेज। G1 फेज के बाद कौन सी आएगी, एस फेज। एस फेज के बाद कौन सी आएगी, G2 फेज। फिर देन आती है लास्ट में हमारी एम फेज। ठीक है, एम फेज इज द लास्ट फेज। और यही ऑर्डर नीट में पूछा भी जाता है कि इन चारों में से इनके ऑर्डर बताओ। ठीक है, तो समझ में आ गया, G1 S G2। ठीक है, एम फेज में क्या क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कल वाले नोट्स के नोट पेज नंबर 3 पर हूँ। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिवीजन, साइटो मीन सेल्स, काइनेसिस मीन डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस मीन न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। साइटोकाइनेसिस मीन सेल का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, इंटरफेज में कितना टाइम लग रहा है बेटा, 95%, और 5% लगता है एम फेज में। ठीक है, ये आप सब जो समझ गए हो। ठीक है, अब G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, इनके फंक्शंस क्या हैं, वन बाय वन हमने वो बताया था आपको। इंपॉर्टेंट यही है, G1 S G2 एम फेज। ठीक है, इसके ऊपर मैचिंग बन जाएगी कि एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, G1 फेज कौन सा फेज है, इस स्मॉलेस्ट फेज है, लार्जेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट फेज है, एंड नॉन ऑफ दिस। आंसर क्या टिक करना, लार्जेस्ट फेज। G1 फेज में क्या क्या था हमारे, G1 फेज क्या होता है हमारा, लार्जेस्ट फेज होता है। ठीक है, ऑर्गेनेली यहाँ पे डुप्लीकेट होना स्टार्ट होती है, न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है, सेल साइज इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। जब सेल का साइज इंक्रीज होता है तो समझ जाओ कि सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, वो इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस G1 फेज में होना स्टार्ट होता है, ये हाईलाइट पॉइंट है। ठीक है, अगर प्रस्पेक्टिवली, बुक के प्रस्पेक्टिवली बात करें तो उसमें क्या लिखा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है ये फेज, कंटिन्यूसली ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है यहाँ से। डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, डीएनए जैसे हमारा एन है तो वो आगे एन ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर एन है तो वो आगे क्रोमोसोम नंबर एन ही रहेगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि आज क्रोमोसोम नंबर, डीएनए नंबर, डीएनए कंटेंट, इनके बारे में बात करेंगे, कैसे डबल होते हैं, कैसे रिडक्शन होते हैं, कैसे इक्वेशन होते हैं, क्या माइटोसिस फेज है, क्या मियोसिस फेज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है, कान में एयरफोन लगा के बैठना, सुकून से बैठना और अच्छे से पढ़ना। डीएनए सिंथेसिस और एप्लीकेशन। ठीक है, डीएनए का डबल होना, नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। डीएनए का डबल होने वाला क्या होता है, जैसे 2C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 क्रोमेटिड है, तो आगे चल के कितने हो गए, 4C, यानी कि 4 क्रोमेटिड हो गए। डीएनए डबल हो गया बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट नहीं है, नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। 2n है तो 2n ही रहेगा। ये किस में बात कर रहे हैं, एस फेज में। एस फेज में क्या बोला जाता है बेटा, डीएनए डुप्लीकेट होता है। अगर ये पूछे क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं, नो, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, डीएनए डुप्लीकेट होता है। ठीक है, G2 फेज पे आ जाओ। G2 फेज में क्या होता है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, ग्रोथ कंटिन्यूस होती है इसमें भी। ठीक है, इसमें भी जितना एस फेज में है डीएनए, वो ही G2 में फेज में रहेगा डीएनए, और जितना क्रोमोसोम नंबर एस फेज में उतना ही क्रोमोसोम नंबर हमारा G2 फेज में रहेगा, क्योंकि
सिमिलर है, सेम है। आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी तुम्हारी। एक बात करते हैं हम जी नॉट फेज की। जी नॉट फेज क्या होता है बेटा? जी नॉट फेज ये होता है हमारा कि एक पाई चार्ट बना हुआ है तुम्हारा, उसमें G1 S G2 के बारे में बताया हमने, इन सब के बारे में हमने बात कर ली। एक ऊपर ना जी नोट करके वो है, जी बना हुआ और नीचे नोट बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? डिफ्रेंशिएट होना या सस्पेंडेड लाइफ साइकिल। क्या? सस्पेंडेड लाइफ साइकिल, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जब ये पूरी पाई चार्ट में घूम लेगी, G1 S G2 एम फेज में चली गई, एम फेज में डिवीजन हो गया, उसके बाद में जब इसका प्रॉपर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सर्वेंट है, ठीक है, XYZ गवर्नमेंट सर्वेंट है, XYZ टीचर ले लो, ठीक है। टीचर की एक वो है, 60 साल तक वो गवर्नमेंट ड्यूटी कर सकता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। 60 साल के बाद में अब वो गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट उनसे रिजाइन दिलवा देगी, ठीक है। बट अब वो जब, अगर वो बंदा भी 60 साल का, तो वो इसे जीना अभी 80 साल, ठीक है, 20 साल और जिएगा वो इंसान, तो वो इंसान क्या करे, वो एक्टिव है, ठीक है, तो वो क्या करे, प्राइवेट में नौकरी कर लेगा, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, जब सारी सेल्स पहले देखो G1 फेज में गई, फिर S फेज में, फिर G2 फेज में, फिर M फेज में, ठीक है, सारे काम कर लिए इसने। अब इसे G1 से संन्यास लेने का टाइम आ गया, तो अब ये क्या करेगी, G1 फेज से एग्जिस्ट करेगी। एग्जिट मतलब कि बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये किस, इसे जी नॉट फेज को क्या बोलते हैं हम, क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? क्यूसेंट स्टेज, यानी कि अरेस्टेड हो जाना। इस टाइम पे ये सेल्स क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, ठीक है। नो प्रोलिफरेशन, यानी कोई सेल का डुप्लीकेशन नहीं होगा, कोई ऑर्गेनली डुप्लीकेट नहीं होगी, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, यानी कि उसकी प्रेजेंस होगी, वो एग्जिस्ट करेगी, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बाकी इनएक्टिव है। इन इनएक्टिव मतलब क्या क्या है ये, या वो डिवीजन नहीं करेगी, ठीक है, इफ नीडेड सेल डिवीजन। बट अगर कभी ऐसा मौका आ गया कि हाँ भाई करना पड़ गया उसे किसी उस पे, तो एंजाइम की हेल्प से हम दोबारा उसे एक्टिव फॉर्म में लेके आ सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कि बेटा एक सेल है तुम्हारी, पहले वो G1 फेज में गई, S फेज में, G2 फेज में, इंटरफेज हो गया कंप्लीट। इंटरफेज क्या है हमारा, प्रिपरेशन टाइम। इंटरफेज में क्या क्या था, G1 S G2। अब सेल गई हमारी एम फेज में। एम फेज में मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज, सारी फेजेस कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब उसका काम खत्म हो गया, तो अब वो सस्पेंड हो रही है। सस्पेंड यानी कि अरेस्टेड हो रही है, अभी वो हमारे किसी काम की नहीं बची, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट टीचर 60 साल के बाद में आउट ऑफ द जॉब, ठीक है, ऐसी वो भी, उसकी जॉब भी खाली हो गई। अब वो क्या कर रही है, प्राइवेट में जाकर नौकरी कर रही है। प्राइवेट में यानी कि प्राइवेट में अब ये है वो जी नॉट फेज में, यानी क्यूसेंट स्टेज है। क्यूसेंट स्टेज क्या हुआ इसमें कि उस, अब जब वो प्राइवेट में करेगा तो उसे सैलरी भी कम मिलेगी, ठीक है। उसकी इतनी वो होंगे होगा, तो वो टीचर भले ही सीनियर, बट सभी के यार ये सीनियर सिटीजन है, बोलने में चेंजेस आते हैं, हर चीज़ में, हर उसमें, बट एग्जिस्ट तो करेगा, टीचर तो कहलाएगा। ऐसे ही वो सेल जो है इनएक्टिव हो गई है, प्रोलिफरेशन नहीं कर रही है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। बट अगर कभी ज़िंदगी में, लाइफ में अगर ज़रूरत पड़ गई तो उसे फिर से टीचिंग करने की, तो वो प्राइवेट नौकरी कर रही है ना, कर रही कर प्राइवेट नौकरी करेगा ना, करेगा। ऐसी सेल को अगर बाई चांस डिवाइड करना दोबारा पड़ गया, तो वो फिर डिवाइड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स वगैरह, ठीक है। अब बात करते हैं सेल डिवीज़न की हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर, फिर बात करेंगे प्लांट्स में। हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं, जितनी भी सेल्स हैं बेटा, उनकी प्लॉइडी लेवल कितना होता है? प्लॉइडी लेवल समझते हो, जिसमें हम क्रोमोसोम नंबर बताते हैं। क्रोमोसोम नंबर बताना, हमारे क्रोमोसोम नंबर कितने हैं बेटा? 46। 23 एक पेयर में होते हैं, 23 एक पेयर में होते हैं, ठीक है। और हमारी डिप्लॉइडी कितनी है? 2n। कितनी है बेटा? 2n। जब मैंने प्लांट किंगडम पढ़ाया था उसमें एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी, इन सब की प्लॉइडी बताई थी, ठीक है। ऑफलाइन सेंटर पाऊंगा, सबकी प्लॉइडी पूछूंगा, याद रखना।
तो हमारी प्लॉइडी कितनी है सारी सेल्स की 2n, ठीक है। बट एक एक्सेप्शन केस है। कौन सा एक्सेप्शन केस है? हमारी जर्म लेयर होती है। जर्म लेयर समझते हो? जब हमारा इनिशिएशन होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, 3 जर्म लेयर होती है हमारी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इनसे हमारी इनिशिएशन होता है। ये क्या होती है? हमारी होती जर्म सेल होती है, ये होती है, इसकी प्लॉइडी होती सिंगल एन। कितनी? सिंगल एन। बाकी जितनी सेल्स हमारी बॉडी की, हार्ट, किडनी, सारी सेल्स, ठीक है, उनकी प्लॉइडी कितनी है बेटा? 2n। तो इस प्लॉइडी को क्या बोलते हैं हम? डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स। सोमा मीन्स क्या होता है? कि जिसमें सेल्स प्रेजेंट है। सोमा मीन्स सेल्स, जिस बॉडी में सेल प्रेजेंट है, ठीक है, उसे बोलते हैं सोमेटिक सेल्स। डिप्लॉइड यानी कि 2n, लिख लेना यहाँ पे। डिप्लॉइड मीन्स क्या होगा बेटा? 2n। और ये जो n है, n क्या रिप्रेजेंट करता है? हैप्लॉइड। हैप्लो मीन्स क्या होता है बेटा? हाफ। हाफ के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल एन। और डिप्लॉइड के लिए, डबल के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 2n, ठीक है। आगे समझो। तो एनिमल सेल्स में कौन सी डिवीजन होता? माइटोटिक सेल डिवीजन। कौन था बेटा? माइटोटिक सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोटिक और मियोटिक, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। या तो ये बोल दो या फिर ये बोल दो मियोसिस, माइटोसिस, ठीक है। अब देखो, एनिमल सेल्स में हमारे अंदर क्या होता है बेटा? माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है बेटा? माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। इसकी प्लॉइड कितनी है? डिप्लॉइड है, सोमेटिक सेल से 2n है, ठीक है, ठीक है। बट सम कुछ एक्सेप्शन भी आए थे, एक आधा एक्सेप्शन केस भी आया था। माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है बट कुछ सेल्स हैप्लॉइड है। ऐसा केस किस में देखा गया? ये एक्सेप्शन है खाली किस में? हनी बीज में। किस में बेटा? हनी बी में, ठीक है। एक ये एक्सेप्शन बताया मैंने आपको, एक एक्सेप्शन बताया मैंने आपको जर्म लेयर वाला। क्लियर है? मेल्स हनी बी का भी प्लॉइड कितनी होती? एन। और जर्म सेल की कितनी होती? एन। बाकी जितनी सेल्स हैं एनिमल सेल्स में, सबकी प्लॉइड कितनी है बेटा? 2n। समझ गए? हमारे में सेल डिवीजन होता है, हम एनिमल्स हैं, ठीक है। तो दो टाइप का सेल डिवीजन है, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस वाले को हम क्या बोलते थे? माइटोटिक सेल डिवीजन। इसमें सारी हमारी सेल्स 2n है। 2n क्या है बेटा? प्लॉइडी। 2n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे क्रोमोसोम नंबर। हमारे अंदर 46 होते हैं, 23 पेयर, 23 पेयर। तो n प्लस n इज इक्वल टू 2n, यानी कि डिप्लॉइड, ठीक है। एक्सेप्शन है जर्म सेल। जर्म सेल हमारे सिंगल एन होता है, ठीक है। और एक और एक्सेप्शन है हमारा जिसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है बट हैप्लॉइड सेल्स होती है। हैप्लॉइड सेल किस में पाई जाती है? हमारी एग्जाम्पल है उसका हनी बीज में। अगर रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आ जाएगा तो वो बताएंगे जर्म सेल को, ठीक है, वो जर्म सेल पे क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। अगर वो आ गया हमारा बायोटेक्स से या फिर आ गया जेनेटिक्स से, तो वो किस पे आएगा बेटा? मेल्स हनी बी पे। एक चैप्टर और चैप्टर से भी लिंक होता है, तो थोड़ा ना एक्टिव हो जाओ। अब बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स में भी कौन सा डिवीजन करा रहे हैं हम? माइटोटिक सेल डिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। बट इसमें दोनों टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। हैप्लॉइड सेल्स भी प्रेजेंट होंगी और डिप्लॉइड सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। जैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की प्लॉइडी देखना क्या क्या है। एक की हैप्लॉइड है, एक की डिप्लॉइड है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा की प्लॉइडी देखना, ठीक है। तो प्लांट्स में दोनों टाइप की प्लॉइडी प्रेजेंट होती है, हैप्लॉइड भी होते हैं और डिप्लॉइड भी होते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर होगा? और देखो एक ना मैंने बॉक्स बना के ना यहाँ पे लिखा हुआ है माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ये समझा देता हूँ फिर आगे। ये बेटा माइटोसिस और मियोसिस क्या है? माइटोसिस क्या होता है? हमारा इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन अगर तुमने मैथ पढ़ी है, तुम्हारी मैथ अच्छी है, वैसे तो तुम बायो वाले हो, हमारी मैथ अच्छी हो नहीं सकती। तो बेटा माइटोसिस में क्या है? हमारा इक्वेशनल डिवीजन आता है। और मियोसिस में क्या आता है? हमारा रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है।
इक्वेशनल माइटोसिस क्या होती है हमारी, जैसे 2n है क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, डिवीजन होने के बाद भी कितना रहेगा बेटा 2n, क्लियर, 2n है, आगे चलने के बाद भी वो कितना ही रहेगा 2n। मियोसिस में आ जाओ, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है, 2n है, अब डिवीजन हुआ तो कितना हो गया n, पहले कितना था डिप्लॉइड, 2n क्या होता है बेटा डिप्लॉइड, और सिंगल n क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा हैप्लॉइड, तो समझ गया। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि माइटोसिस में कौन सा डिवीजन होता है, इक्वेशनल, रिडक्शनल, बोथ एंड नॉन ऑफ दिस, आंसर क्या टिक करना है बेटा इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस में कौन सा डिवीजन होता है सर, रिडक्शनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन एंड नॉन ऑफ दिस, आंसर किस पे टिक करना है बेटा रिडक्शनल डिवीजन पे। ये सारे नीट के क्वेश्चन हैं, पास्ट ईयर का पेपर उठा के देखना, सॉल्व करना आ जाएगा। जो जो बोल रहा हूँ उन्हें हाईलाइट कर लो, कैसे क्वेश्चन आता है उन्हें अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं, आते हैं। इस वाले पेज पर आ जाओ जल्दी से। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, तीनों क्या इंटरफेज है हमारी। अपर पार्ट पे देखो M लिखा हुआ है, एक F लिखा हुआ है। M से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मदर, F से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फादर, या ऐसा बोल लो M से रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, F से रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को। ओ सॉरी, हाँ, मदर और फादर ही रख लो, M से मदर, F से फादर, ठीक है। मान दे कितने क्रोमोसोम्स होते हैं 46, तो हाफ हमारे फादर के होते हैं, हाफ हमारी मदर के होते हैं, ठीक है। तो G1 फेज है, G1 फेज में देखो एक क्रोमोसोम मदर का, एक क्रोमोसोम फादर का, ठीक है, और बीच में ना यहाँ पे ना ये ना ये यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा यहाँ पर, इसे बोलते हैं सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं बेटे इसको हम, सेंट्रोमेयर, ये काउंट करा जाता है हमारा। तो एक और एक कितने हो गए दो, तो इनकी प्लॉइडी कितनी होगी 2n, क्योंकि पेयर्ड है, पेयर्ड है, और इनमें डीएनए कितना हो गया बेटा 2c, कितना हो गया 2c, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा क्रोमेटिड, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा हमारा क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, एन रिप्रेजेंट करता है क्रोमोसोम नंबर, सी रिप्रेजेंट करता है डीएनए कंटेंट, डीएनए कितना है, तो डीएनए को क्या बोलते हैं, डीएनए क्या बनता है क्रोमेटिड से, ठीक है, क्रोमेटिड क्या होते हैं धागे, डीएनए के स्ट्रैंड। अब हमने जीवन फेज में क्या बोला था कि जीवन फेज में डीएनए का इनिशिएशन होता है रेप्लिकेशन होने का, बट रेप्लिकेट होता नहीं है, रेप्लिकेट किस में जाके होता है डीएनए एस फेज में। तो एस फेज में ये बताओ मेरे को क्वेश्चन कि डीएनए डबल होगा या क्रोमोसोम नंबर डबल होंगे, या दोनों डबल होंगे, डीएनए भी डबल होगा क्रोमोसोम नंबर भी डबल होगा। समझदार हो तो आंसर दो जल्दी से। मेरा चाय नाश्ता हो चुका है, अब तुम बताओ। तो बेटा एस फेज में मैंने आपको बताया था कि डीएनए डबल होता है, डीएनए किससे प्रेजेंट हो रहा है हमारा क्रोमेटिड से, तो 2c की जगह कितना हो जाएगा बेटा 4c, ये हाईलाइट है। क्रोमोसोम नंबर हमारे सेम रहेंगे, देखो ये सेंट्रोमेयर तो एक था, ये सेंट्रोमेयर एक है, तो ये तो 2n ही रहा, बट ये देखो ये डीएनए का क्रोमेटिड है, ये डीएनए का क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड है, ये कितना होगा बेटा 4c, ठीक है। सेम क्या होता है जैसे जो हमारे एस फेज की स्टेट है वही हमारी G2 में ट्रांसफर होती है। अब इसमें कितना रहेगा 2n तो क्रोमोसोम नंबर रहेंगे और 4c हमारा क्रोमेटिड रहेंगे, यानी डीएनए रहेगा। डीएनए एस फेज में डबल होता है, क्रोमोसोम नहीं होते, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। जो एस फेज में होता है वही हमारा G2 फेज में आता है। G2 फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है, प्रोटीन की ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। ये सब हमने पुराने फंक्शनल में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब ये जो 2n और 4c हुए हैं, इनिशियली हम किस पे चले थे 2n 2c से। G1 फेज में देखो
2N2C। यहाँ कितने पहुंच गए हम G2 फेज में? 2N4C। ठीक है। अब जब ये M फेज में जाएगा तो M फेज क्या करेगा, दोबारा डिवीजन करेगा। डिवीजन करके क्या लेकर आएगा दोबारा से? 2N2C। ये सब चलता है चक्रव्यूह। इंटरफेज की हो गई, यानी कि प्रिपरेटरी फेज हो गई। अब जा रहा है एम फेज में। एम एम क्या डिपेंड कर रहा है हमारा? माइटोसिस डिवीजन या मियोसिस डिवीजन। ठीक है। सेल डिवीजन, इसे क्या बोलते हैं? एम फेज को सेल डिवीजन या फिर बोलते थे माइटोसिस। हम अभी माइटोसिस कर रहे हैं। ठीक है। इसमें भी एम फेज में दो फेजेस आती हैं। ठीक है। एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। अब आप लोगों को पता है कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस मीन न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मीन सेल डिवीजन। ठीक है। स्टार्ट किससे होगा बेटा? पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। स्टार्ट किससे होता है? न्यूक्लियस डिवीजन से। एंड किस पे हो रहा है बेटा? सेल डिवीजन पे। अंडरस्टैंड? एम फेज में दो फेज आ रही है हमारी, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियो से नाम से क्लियर है। ठीक है। साइटो सेल डिवीजन। एम फेज में गया। एम फेज में क्या जा रहा है हमारा? 2N4C। हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या निकालना है हमारा? 2N2C लेकर आना है। ठीक है। जो हमारा डीएनए डबल हुआ उसे डीएनए को जो हमारा इनिशियली था वही वापस लेकर आना है। ठीक है। हाँ, माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है या डिडक्शनल डिवीजन होता है? पीछे आंसर शीट में मत देखना, पेपर मत पलटना, आंसर दो, चाहे भले ही गलत दो लेकिन दो। बेटा इक्वेशनल डिवीजन। तो बेटा कैरियोकाइनेसिस के बाद में, कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा है? न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। साइटोकाइनेसिस में सेल डिवीजन। ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है हमारा? माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। ठीक है। इसमें क्रोमोसोम पार्ट आता है हमारा। क्रोमोसोम पार्ट क्या होता है हमारा? पेरेंटल पार्ट बोलते हैं, प्रोजेनी सेल्स बोलते हैं। अभी इसे इतना डीपली नहीं लेके जाऊंगा मैं, आगे की क्लास में थर्ड या फोर्थ क्लास में इसकी डीपली बात करेंगे। ठीक है। अभी इतना समझ लो। अब कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? प्रोफेज, मेटाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये चार फेजेस पढ़नी है हमें। ठीक है। वन बाय वन पढ़ेंगे। आज एक फेज पढ़ाऊंगा। वैसे तो वही नहीं पढ़ाने की, बट ये है कि हाँ, कल सारी फेजेस पढ़ाऊंगा। दो क्लासेस में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और 4 क्लासेस का चैप्टर है ये। तो आपको होपफुली, कल तो क्लास आ गई थी आपकी, आज फ्राइडे की क्लास पहुंच जाएगी, कल सैटरडे क्लास पहुंच जाएगी, कल थोड़ी ज़्यादा लंबी क्लास ले लेंगे। संडे की क्लास देखते हैं पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, बट संडे टेस्ट होगा तो प्रिपेयर करना। माइटोसिस। माइटोसिस में क्या आ रहा है हमारा? इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस में क्या होता है बेटा हमारा? इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि रिपेयर। ठीक है। जैसा पहले था वही है। ठीक है। नो सेल्स इंक्रीज, कोई सेल इंक्रीज नहीं होगी इसमें। जितने क्रोमोसोम नंबर है, जितनी सेल्स हैं उतनी रहेंगी। ठीक है। अब मैं पहले बता देता हूँ प्रोफेज के बारे में। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज आती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस बाद में करेंगे, पहले प्रोफेज करेंगे, वो कैरियोकाइनेसिस करेंगे। अभी क्या हो रहा है? न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। अब क्या होता है? पहले ये देखो, ये ठीक है। पहले इसे बताऊंगा फिर इसे बताऊंगा। बेटा अर्ली प्रोफेज जहां बोला गया है वहां देखो, एक सर्किल बना हुआ है, सर्किल में धागे धागे से। ठीक है। ये क्या है बेटा? हमारे क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड है यानी कि अभी अलग अलग है। ठीक है। अब ये जब लेट प्रोफेज में गए तो अब ये क्या हुआ? कॉम्पैक्ट हो गए, यानी कि एक दूसरे से ऐसे करके जुड़ गए। तो अब इन्होंने क्या बना लिया? पूरा एक क्रोमोसोम। ठीक है। आगे समझे? देखो इसमें बना हुआ दिख रहा होगा। क्लियर? तो अब पहले देखो क्या है प्रोफेज में हमारा। प्रोफेज में अभी हम क्या लेके आए थे वहां से? G2 फेज से हमें क्या मिला था? 2N4C। ठीक है।
अभी हम प्रोफेज में लेके आए, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट करी हमने, न्यूक्लियस डिवीजन स्टार्ट करा। इनिशिएशन ऑफ क्रोमोसोमल कंडेंसेशन। क्रोमोसोमल कंडेंसेशन मतलब क्या हुआ कि क्रोमोसोम हमारे कंडेंस हो गए। अभी ये यहाँ पे अलग अलग थे ना क्रोमेटिड, अब ये कंडेंस हो गए यहाँ पे आके। कंडेंस होने यानी कि पैक्ड होना, जुड़ जाना, ठीक है। लीड्स टू कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। इसे क्या बोला हमने, कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, यानी कि अब ये क्या हुआ है, आपस में पैक होना है, तो इन्हें बोलते हैं कॉम्पैक्ट माइटोटिक। माइटोटिक क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बेटा, हमारा अभी माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अभी क्या था इसमें हमारा, दो क्रोमेटिड विद सेंट्रोमेयर। क्रोमेटिड कितने हमारे, दो, सेंट्रोमेयर के साथ में। देखो एक पैर ये ऊपर वाला, ये वाला, एक पैर ये, तो ये दो क्रोमेटिड हो गए, और बीच में क्या है हमारे, एक सेंट्रोमेयर है। जो मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ। सेंटर पे क्या होता है बेटा, सेंट्रोमेयर हमारा, ठीक है। और ये ऊपर वाला आर्म क्या बोला हमने इन्होंने, फर्स्ट क्रोमेटिड, और एक नीचे है, तो इसे क्या बोला इन्होंने, फर्स्ट वन क्रोमेटिड। अब 1+1 करोगे तो कितना हो जाएगा, दो क्रोमेटिड हो गए, एक सेंट्रोमेयर है हमारा। टोटल कहना मतलब इनका ये है। इस डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सेंटर पे क्या है, एक सेंट्रोमेयर है, उसके ऊपर वाली आर्म क्या है हमारी, क्रोमेटिड, नीचे वाली आर्म क्या है, क्रोमेटिड, ठीक है। ये जो ऐसे करके है ना, तो ये एक आर्म हो गई, फिर एक आर्म लोअर पार्ट पर है, तो ये क्या है हमारी, क्रोमेटिड, ठीक है। सेंट्रोसोम मूव सेल अपोजिट पोल्स। अब ये जो सेंट्रोसोम है ना, और ये जो बोला इन्होंने ये वाला पार्ट, ये आएगा तुम्हें नेक्स्ट वाली फेज में समझ में, कि इसका मतलब क्या हुआ। इतने पार्ट को अभी हाईलाइट करके ना, इस पार्ट को, इतने पार्ट को हाईलाइट करके छोड़ दो। अब मैं नीचे वाले पार्ट पर आ रहा हूँ। हाईलाइट्स देखो, जहाँ पे हाईलाइट्स लिखी हुई है, इस फेज में क्या क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है, सेल ऑर्गेनेलिस होती है, क्रोमैटिन होते हैं। ये सारी चीज़ें डिसअपेयर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। डिसअपेयर यानी कि खत्म होनी स्टार्ट हो गई। अभी हम इसमें खत्म कर रहे हैं, फिर बाद में लाके इसे हम रीगेन करेंगे, ठीक है। जब लास्ट फेज पे पहुंचेंगे ना, तो वहाँ पे रीगेन होगा। तो अभी ये सारी क्या हो रही है, डिसअपेयर हो रही है, ठीक है। और ये क्या क्या शो नहीं करता, इस फेज में क्या क्या हमें नहीं मिलता, गोल्जी नहीं मिलता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलता, न्यूक्लियोलस नहीं मिलता, एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट होता है। ये चारों चीज़ें एब्सेंट होती हैं। इसके ऊपर मैचिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो प्रोफेज समझ गए, हमने स्टार्ट करा था G1 S G2। G1 में हमारा 2N2C था, S में जाके हमारा 2N4C हो गया, वही हमारे G2 में गया 2N4C। अब हम उसे ले गए इंटरफेज कंप्लीट होने बाद में एम फेज में। एम फेज में हमारी दो फेज आती, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियो में न्यूक्लियस डिवीजन, साइटो में सेल डिवीजन, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस में चार पार्ट इन्वॉल्व हैं, चार साइकिल वो आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। कौन से हम डिवीजन कर रहे हैं, माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन कौन सी हमारी, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। अब हम प्रोफेज में लेके आए। प्रोफेज में हमारा क्या है, 2N क्रोमोसोम नंबर है, और 4C हमारा DNA कंटेंट है, ठीक है। पहले क्या था, एक डायग्राम बना हुआ जहाँ पे लिखा हुआ अर्ली प्रोफेज। अब जो DNA के स्ट्रैंड ना फैले पड़े, उसमें कंडेंसेशन होके वो जुड़ गए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लेट प्रोफेज, ठीक है। बाद में पहले ऐसे देखा जाता है, जब डिवीजन होना स्टार्ट हो तो फिर वो ऐसे हो गए, जो हमारा लेट प्रोफेज में आपको शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में इसमें हाईलाइट पॉइंट्स क्या क्या हैं वो देख लो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनेलिस, क्रोमैटिन, ये डिसअपीयर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और हमें डू नॉट शो क्या क्या देखने को नहीं मिलता इसमें, गोल्जी, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवलप, ये हमें आगे की फेजिस में देखने को मिलेंगे। अब धीरे धीरे करके आ जाएंगे आगे, ठीक है। और इसमें मैंने आपको क्या समझाया है बेटे, पहले कि ऐसे क्रोमेटिड फैले पड़े थे, अब वो कंडेंस हो गए, ठीक है। तो एक आर्म ऊपर हो गई, एक आर्म नीचे हो गई, बीच में क्या है हमारा
सेंट्रोमेयर, ठीक है। तो 2 क्रोमेटिड हो गए, 1 सेंट्रोमेयर हो गया, ठीक है। इनिशिएशन हुआ, क्रोमोसोम्स का हमारा कंडेंस हुए, उसके बाद में वो कॉम्पैक्टली पैक हुए, 2 क्रोमेटिड विद सेंट्रोमेयर। फिर हमारे जो पार्ट है वो मैं आपकी अगली फेज में समझाऊंगा। यहाँ तक क्लियर है? आई होप आ गया होगा समझ में, ठीक है। बाकी आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस में जाएंगे। अभी जो जो चीज़ें ये बन रही हैं, फिर आगे वो जो भी डिसअपेयर हुई हैं फिर वो अपेयर हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बैठना। मैंने एक एक चीज़ को बहुत रिपीटेडली बोला इस क्लास में, बहुत इस पर मेहनत करी है। इस क्लास को एक बार नहीं 2 बार देखना, समझ में आ जाएगी। उसके बाद में एक बार एनसीईआरटी रीड अच्छे से कर लेना। डाउट आ रहे हैं मेरे को इमीडिएटली भेज दो, कॉल कर लो, मैसेज कर दो, जो तुम चाहो, ठीक है। ये चैप्टर संडे तक कवर हो जाएगा। हाफ चैप्टर हो चुका, 50% हम कर चुके, 50%। अब जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। कल की क्लास और परसों की क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत, रेगुलर क्लास कर देना, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।